बात जब भी छुट्टियां मनाने की और देश से बाहर जाने की होती है, बजट कम है तो लोगों के जहन में पहला ख्याल आता है क्यों ना वियतनाम चले। जो देश आप इंस्टाग्राम पर देखते हो, सस्ता पैराडाइज, खूबसूरत बीचेस, हालोंग बे, सस्ता खाना, बैकपैकर्स और नोमैड्स का स्वर्ग। क्योंकि वियतनाम में ना केवल सस्ता खाना है बल्कि रहना भी है, और खूबसूरत इतना कि एक बार अगर आप यहाँ जाएं तो आपका मन यहीं पर बस जाएगा। वियतनाम दुनिया भर के टूरिस्ट और डिजिटल नोमैड्स के लिए कहीं ना कहीं एक पैराडाइज है, और लोग अक्सर पैसा बचाने और वक्त बिताने यहाँ पर दौड़ कर चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको आज इस वीडियो में इसका पॉजिटिव नहीं बल्कि वो साइड बताने वाली हूँ जो अक्सर इसका पोस्ट कार्ड नहीं दिखाता, छुपा करके रखता है। जैसे कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पे डार्क सीरीज, डार्क रियलिटीज ऑफ कंट्रीज लेकर आई हूँ, जिसमें कई सारी कंट्रीज के डार्क रियलिटीज है, जैसे चाइना, जापान, सऊदी, सबके डार्क रियलिटीज मिल जाएगा। और आज इसी सीरीज में नया नाम हम जोड़ रहे हैं जिसका नाम है वियतनाम, यानी कि डार्क रियलिटीज ऑफ वियतनाम। इस खूबसूरत देश के जमीन के नीचे आज भी 8 लाख टन से ज्यादा जिंदा लैंड माइंस दबे हुए हैं। जंग को खत्म हुए लगभग 50 साल हो गए हैं, लेकिन उस जंग ने 1975 के बाद से अब तक 40,000 से ज्यादा वियतनामीज को मार दिया है। और ये बॉम्ब आज भी कहीं ना कहीं फटते रहते हैं, आज भी, यानी कि 2025 और 26। और ये सिर्फ जंग की बात नहीं, ये एक ऐसा देश है जहां सिर्फ एक पार्टी का सालों से बोलबाला है, एक सरकार है जिसके खिलाफ अगर आप एक फेसबुक पोस्ट भी लिखते हैं तो आपको 7 से लेकर के 12 साल तक की जेल हो सकती है। सिर्फ 2025 में यहाँ 160 से ज्यादा लोग सिर्फ अपनी बात लिखने के कारण जेल में चले गए और जेल में बंद हैं। और सरकार ने एक पूरे मैसेजिंग ऐप जिसको टेलीग्राम कहा जाता है को भी इस देश में बैन कर दिया है। भारत में भी बीते दिनों टेलीग्राम को बैन किया गया था, लेकिन केवल कुछ दिनों के लिए, जिसके बाद काफी हंगामा भी हुआ था पेपर लीक की वजह से। और इस देश में तो पूरा का पूरा बैन है। तो ये सस्ता पैराडाइज असल में है क्या? एक खूबसूरत छुट्टी मनाने की जगह, या एक जमीन जो अपने ही खून भरे अतीत को कहीं ना कहीं ढो रहा है और एक सख्त सरकार के साये में यहाँ के लोग जीने पर मजबूर हैं। आज हम वियतनाम की उस डार्क रियलिटी को देखेंगे जो छुपाया जाता है, उसका इतिहास, वो जहर जो आज भी बच्चों को अपंग बना रहा है, उसके सख्त कानून और इंडिया और उसका अजीब और गहरा रिश्ता। इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। किसी भी देश को समझने के लिए हमें पहले उसका इतिहास समझना पड़ता है, उसके बारे में जानना जरूरी है। तो वियतनाम आखिर है क्या? ये एक साउथ ईस्ट एशिया में एक लंबा पतला सा देश है। इसकी आबादी लगभग 10 करोड़ है। पिछले कुछ सालों में ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, यानी कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। ये एक ऐसा देश है जहां पर अब बाहर से पूरे विश्व से फैक्ट्रीज आके एस्टैब्लिश हो रहे हैं, सेटल हो रहे हैं। यहाँ की फैक्ट्री में जहाँ सैमसंग से लेकर नाइकी तक सब कुछ अपना सामान बनाकर पूरे विश्व को बेचता या भेजता है, जिसकी वजह से इसकी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और उससे भी बड़ा जो इकोनॉमी को इंक्रीज या उसको बढ़ाने में जिसका हाथ है वो है टूरिज्म। वियतनाम ने 2024 में ही सिर्फ लगभग 1.7 करोड़ विदेशी टूरिस्ट को अपने यहाँ बुलाया, अपनी तरफ आकर्षित किया। उसने अपना इमेज ऐसा ही बना रखा है, सस्ता, सुनहरा, मुस्कुराता हुआ देश, बहुत ही वेलकमिंग पब्लिक। लेकिन यही उसका इमेज एक पर्दा भी है, और वो पर्दा क्या है वो हम आगे जानेंगे। क्योंकि असल में 2 वियतनाम हैं, एक वो जो हम रील्स में, सोशल मीडिया पे देखते हैं, बीचेस, कॉफी, सस्ता रहना, घूमना, खूबसूरत जगहें, और दूसरा वो जो मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे है, एक गहरा जख्म भरा अतीत, एक सरकार जो हर आवाज पर नजर रखती है, और एक ऐसा देश जिसे वो दुनिया से छुपाना चाहती है। और उस सच को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा और पीछे जाना होगा, उस जंग में जिसने इस देश को बनाया, और आज तक उस जंग का जो बोझ है वो वियतनाम अपने साथ ढो रहा है। वियतनाम का सबसे बड़ा डार्क सच उसका अतीत ही है। 20वीं सदी के मिड में ये देश 2 हिस्सों में बटा हुआ था। पहला हिस्सा था नॉर्थ वियतनाम जो कम्युनिस्ट था और रशिया चाइना के साथ, और दूसरा था साउथ वियतनाम जो अमेरिका के साथ था। और ये दोनों एक ऐसे जंग में बदल चुका था जो कोल्ड वॉर का सबसे खूनी अध्याय बनकर के रह गया। द वियतनाम वॉर जो 1955 से तकरीबन 75 तक चला। ये जंग इतनी भयानक थी कि अमेरिका ने इस
छोटे से देश पर वर्ल्ड वॉर 2 में गिराए गए बम से भी ज्यादा बम गिराए थे। वर्ल्ड वॉर 2 में गिराए गए बम से भी ज्यादा, मतलब ये अपने आप में सोचने वाली बात है। लेकिन सिर्फ बम नहीं, अमेरिका ने इसे और बर्बाद करने के लिए जहर का भी इस्तेमाल किया था, और इस जहर को कहते हैं एजेंट ऑरेंज, एक केमिकल जिससे जंगल को जलाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। जंगल में इसका छिड़काव किया गया था। कुल मिला के लगभग 6 से 7 करोड़ लीटर या उससे भी ज्यादा जहर जंगल और पूरे देश पर गिराया और फैलाया गया था। और इस जहर ने जंग खत्म होने के बाद भी, जंगल को बर्बाद करने के बाद भी अपना काम करना बंद नहीं किया। एजेंट ऑरेंज ने जमीन, पानी और लोगों के खून तक में जहर घोल दिया था। आज भी 50 साल बाद जो बच्चे वहां पैदा हो रहे हैं उनमें भयानक बर्थ डिफेक्ट्स यानी कि जन्म दोष देखा जाता है। वो बच्चे जो उस जंग के समय पैदा भी नहीं हुए थे, आज वो 50 साल बाद भी इस जहर की कीमत चुका रहे हैं। लाखों लोग आज भी इसके पीछे और इसकी वजह से पीड़ित हैं। और दूसरी बात है वो बॉम्ब जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। वो बॉम्ब जो कभी फटा ही नहीं, वो आज भी जमीन में जिंदा पड़ा हुआ है। आज भी वियतनाम में लगभग 20% हिस्सा ऐसा है जो बिना फटे हुए बॉम्बों से भरा पड़ा है, यानी कि ये बॉम्ब कॉन्टामिनेटेड हैं और कभी भी फट सकते हैं। क्वांग त्रि जैसे इलाकों में इतनी बुरी तरीके से हालत या इतने ज्यादा बॉम्ब भरे पड़े हैं कि यहाँ आज भी एक किसान खेत पर जाते हुए या एक बच्चा खेलते हुए इन बमों का शिकार हो जाता है और अपनी जान गंवा बैठता है। एक जंग जो 1975 में खत्म हो गई, वो आज भी वियतनाम को धीरे धीरे मार रही है, लोगों को आज भी नुकसान पहुंचा रही है। जंग के बाद 1975 में नॉर्थ की जीत हुई और पूरे वियतनाम एक कम्युनिस्ट देश बन गया। और आज भी वियतनाम में सिर्फ एक सरकार का राज है, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम। कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं, कोई विपक्ष यानी कि अपोजिशन नहीं है। इलेक्शंस होते हैं लेकिन उनमें आप सिर्फ उसी पार्टी या उन्हीं लोगों को चुन सकते हो। कहते हैं ना कि जब भी बात आती है डिक्टेटरशिप की तो जहन में ख्याल नॉर्थ कोरिया का आता है, पर अगर आप इतिहास के पन्नों को उठा करके देखेंगे तो विश्व में कई और देश ऐसे हैं जो अपनी खूबसूरत इमेज, अपनी नेचर, अपने टूरिज्म और हजार चीजों के बीच अपना डिक्टेटरशिप या अपनी एक पहलू के सरकार को छुपा के बैठी है। और कहीं ना कहीं वियतनाम भी इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और इस एक आवाज को दबाए रखने के लिए, यानी कि सरकार के खिलाफ ना बोलने के लिए, सरकार हर उस आवाज को दबा देती है जो सरकार के खिलाफ सवाल करता है। वियतनाम में 2 कानून भी हैं, जो 2 कानून सरकार ने इन ऐसे आवाजों को दबाने के लिए लेकर आई थी। 2 दफा कह सकते हैं आप। पहला है आर्टिकल 117 यानी कि 117 और दूसरा है आर्टिकल 331 इनके तहत सरकार की आलोचना करना या देश विरोधी कोई शब्द का इस्तेमाल करना, प्रचार करना एक जुर्म है और इसकी सजा होती है 7 से 12 साल तक की जेल और कई केसेस में जुर्माना भी होता है, पर ज्यादातर जेल। और ये सिर्फ कागज पर नहीं है। 2025 में ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक वियतनाम ने 160 से ज्यादा पॉलिटिकल प्रिजनर्स यानी कि वो लोग हैं जिन्हें सिर्फ अपनी बात कहने के लिए जेल में डाला गया था। ब्लॉगर्स, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट जिन्होंने बस लैंड रिफॉर्म्स या लैंड राइट्स या करप्शंस के बारे में ऑनलाइन अपनी बातों को कहा और लिखा और उन्हें जेल में डाल दिया गया। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिज्म या जर्नलिस्ट ने वियतनाम को दुनिया में जर्नलिस्ट का जेल में डालने वाले सबसे ज्यादा और सबसे बड़े देशों में से एक बताया है। एक मशहूर जर्नलिस्ट जिनका नाम था फाम दो त्रंग को सिर्फ लिखने के लिए 9 साल की जेल हुई। और इंटरनेट, वियतनाम की पब्लिक सिक्योरिटी पुलिस दिन रात इंटरनेट पे नजर रखती है। मई 2025 में सरकार ने पूरे टेलीग्राम ऐप पर बैन कर दिया और फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक इन सब पर सरकार दबाव डालती रहती है कि वो सरकार विरोधी कंटेंट को हटा दे। उनके खिलाफ जो भी कंटेंट बनते हैं उनको पब्लिश ही ना होने दे और अगर पब्लिश हो जाए तो उनको जल्द से जल्द हटा दिया जाए। यानी कि जो देश बाहर से खिलता हुआ, खुला और खूबसूरत, सस्ता दिखता है वो अंदर से अपने ही लोगों के लिए जहर है। ये देश पूरी तरीके से एक वॉच पर टिका हुआ है, एक ऐसा वॉच जो सरकार नजर जिस पर बनाई रखती है। अब बात उस चीज की करते हैं जिसके लिए वियतनाम जाना जाता है, उसका सस्ता होना। और ये सच है कि वो एक हद तक सस्ता है। यहाँ इंसान महीने का लगभग 600 से $1000 यानी कि 50 से 85 हजार में आराम से जिंदगी काट सकता है। एक लोकल कॉफी की कीमत तकरीबन 100 से 150 रुपए। इसीलिए लोग यहाँ पर जाते हैं जिनको घूमने का शौक है, यानी कि डिजिटल नोमैड्स यहाँ जा करके लंबा समय बिताते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन इस सस्ती इमेज के पीछे भी 2 सच छुपे हैं।
पहला, यहाँ एक 2 दिन वाली यानी कि कह सकते हैं 2 टायर प्राइसिंग सिस्टम है। एक टूरिस्ट होने के नाते आपको जो कीमत किसी चीज़ की अदा करनी पड़ेगी, एक लोकल इंसान को वही चीज़ हाफ कीमतों पे मिलेगा। अब ये एक ऐसा सच है जो तकरीबन आपको सारे देशों में मिलेगा। भारत में भी जब विदेशी आते हैं तो कई दुकान वाले या रोड के किनारे वेंडर्स उनको चीज़ें महंगी बेचने की कोशिश करते हैं, और आपको वियतनाम में भी ये बहुत साफ तौर पर नज़र आएगा। अगर आप वहाँ पर एक चीज़ 10,000 के खरीदते हैं तो वही एक नॉर्मल इंसान को वही चीज़ जो वहाँ का लोकल है उसको शायद 2,000 से 5,000 में मिल जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब ये स्कैम इतना ज़्यादा है कि इस पर आपको ऑनलाइन बहुत वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें मोटर बाइक रेंट हो, या झूठा बाइक को डैमेज दिखा करके पैसा वसूलना हो, या कई तरह के छोटे मोटे बिजनेस के नाम पर लोगों को ठगी करना हो। तो मतलब ये वैसे तो सुनने में छोटा स्कैम लगता है और हर देश में है, लेकिन वियतनाम में इस तरीके के स्कैम्स बहुत बड़ी संख्या में होते हैं और इस पर ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा बात होती है। दूसरी ये है ये सस्ती ज़िंदगी। ये सस्ती ज़िंदगी वहाँ के आम लोगों के लिए बहुत बड़ी जंग है। वियतनाम की तेज़ी से बढ़ती इकोनॉमी की वजह से यहाँ फैक्ट्री बेस्ड इकोनॉमी बढ़ रही है। मज़दूर काम करते हैं, इंडिपेंडेंट लेबर्स बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मज़दूर को कोई खुद का यूनियन बनाने का या फिर संगठन बनाने की भी आज़ादी पूरी तरीके से नहीं है और वो नहीं बना सकते। यानी कि अगर मज़दूरों को कम सैलरी या ख़राब हालत में भी काम करना पड़े तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा ही नहीं सकते, क्योंकि सरकार इसकी इजाज़त देती ही नहीं, और जिस वजह से यहाँ पर लेबर्स बहुत कम कीमतों में काम करने के लिए मजबूर हैं। दूसरी, टूरिस्ट को सस्ती चीज़ें देने की वजह से यहाँ के लोकल मजदूरों को सैलरी काफ़ी कम मिलती है। मतलब अगर एक रेस्टोरेंट एक चीज़ को 30 रुपये में बेच रहा है तो उसमें उसका लेबर कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, उसका रेंट सब कुछ इंक्लूड होगा, और ऐसे में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो होगा, और ये कॉम्प्रोमाइज़ होता है सबसे ज़्यादा लेबर पे, क्योंकि रॉ मटेरियल तो लगभग वैसा ही जो उसकी कीमत होती है उसी पर आता है। रेंट और इलेक्ट्रिसिटी में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं सकते, तो कॉम्प्रोमाइज़ होता है लेबर, और इसीलिए वहाँ पर नौकरियों की कमी है तो लोग मजबूरी में ऐसी जगह पे नौकरी करने के लिए मजबूर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं सस्ती ज़िंदगी और ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट करने के चक्कर में एक बहुत बड़ा तबका वो भी है जो सफ़र करता है। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो बाहर वालों के लिए बहुत चौंकाने वाली हो सकती हैं, जैसे कि वियतनाम की अपनी एक अलग दुनिया है, अपने कई अलग नियम हैं। जो सबसे पहले है कि ट्रैफिक। वियतनाम में लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा मोटर बाइक्स हैं। हनोई और हो ची मिन्ह सिटी की सड़कों पर मोटर बाइक्स की संख्या इतनी ज़्यादा है, इतनी बुरी हालत है कि ट्रैफिक के नियम यहाँ पर फॉलो ही नहीं हो पाते। मतलब यहाँ पर ट्रैफिक से ज़्यादा सड़कों को पार करने के लिए हिम्मत चाहिए। एक विदेशी के लिए यहाँ पर सड़क पार कर लेना अपने आप में किसी एडवेंचर से कम नहीं है। घंटों का ट्रैफिक जाम लगता है और लोग हर दिन इस तरीके की ज़िंदगी को जीने के लिए मजबूर होते हैं। और यहाँ पर आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी काम नहीं करेगा। 50 सीसी से बड़ी मोटर बाइक चलाने के लिए वियतनामी लाइसेंस चाहिए, वरना पुलिस आपको पकड़ करके आपसे जुर्माना भी ले सकती है। और एक चीज़ जो कई और विदेशियों को परेशान करती है वो है यहाँ का खाना। वियतनाम का खाना, जिसमें फो यानी कि सूप, बैन मी यानी कि दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन एक परंपरा यहाँ पर वो भी है जो डॉग मीट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है, खाती है। हालांकि इनकी अपनी परंपराएं और देश की अपनी कोई ना कोई परंपरा या कोई ना कोई ट्रेडिशन होता है, लेकिन विदेशियों को बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिनको इस बात से परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ पर रेस्टोरेंट्स में पहले ये क्लियरली मीट के बगल में मेंशन नहीं होता था कि ये डॉग मीट है, जिसकी वजह से कई लोगों ने गलती से या तो उसको खाया या तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इसको लेकर बहुत आक्रोश हुआ। और 2022 के बाद अब आपको वियतनामी या वियतनाम कैफ़ेज़ या रेस्टोरेंट में मेंशन थोड़ा बहुत दिख जाएगा, या फिर अब वो लोग इस चीज़ को परहेज़ करते हैं और अब इसको लेकर के आक्रोश भी नज़र आता है, और अब वियतनामीज़ भी इसको लेकर के खुल करके बात करते हैं। मतलब वो अपने परंपरा, अपने ट्रेडिशंस को लेकर इतने ज़्यादा हटी, या कह सकते हैं अपने परंपरा को लेकर इतने ज़्यादा उनके अंदर एक्सेप्टेंस था कि वो टूरिस्ट या उनके बिहेवियर या उनके पसंद को उनके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, और इसलिए डॉग मीट भी कई बार सर्व कर दिया जाता था। पूरे विश्व में कई जगह ऐसे हैं जहां पर डॉग मीट को ना खाना या ना पसंद किया जाता है, जिसमें एक भारत भी है। भारत के हालांकि कुछ तबकों में खाया जाता है, लेकिन फिर भी एक ऐसी बड़ी जगह भी है जहां पर डॉग मीट नहीं खाया जाता। तो ऐसे में ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन अब इसमें भी काफ़ी ज़्यादा सुधार किया गया है। अब एक दिलचस्प कल्चर है वियतनाम में, वो है फैमिली और फेस को इज्जत देना, मतलब महत्व देना। ये आपको भारत में भी देखने को मिलेगा, तो आप इसको डार्क रियलिटी की तरह तो नहीं ट्रीट कर सकते, लेकिन एक कल्चर है जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी।
यहाँ बड़ों का सम्मान और अपनी बात सीधे मुंह उनके सामने कहना बहुत गलत चीज मानी जाती है। यहाँ पर कल्चर को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है और आप अपने बड़ों के सामने कुछ भी नहीं बोल सकते, भले वो गलत ही क्यों ना हो। अब आते हैं उस अतीत की जंग के बाद। आज भी उस अतीत के जंग के बावजूद आज भी ज्यादातर लोग वियतनामीज उस जंग के तकलीफ को ढो रहे हैं, खास करके नौजवान। लेकिन एक बदलाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जिस अमेरिका की वजह से आज भी वियतनामीज लोग सफर कर रहे हैं, अब वियतनामीज नौजवान अमेरिका से नफरत नहीं करते, वो आगे बढ़ चुके हैं और इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं। अब वो एक नए और मॉडर्न वियतनाम का सपना देखते हैं, जहां पर उन्हें ज्यादा आजादी हो, उनकी इकोनॉमी बेहतर हो, उनके पास नौकरी हो। अब वो बात जो हर इंडियन को जाननी चाहिए वो ये है कि वियतनाम और इंडिया का रिश्ता काफी पुराना है और ये रिश्ता बहुत पुराना और बहुत ज्यादा गहरा है। वियतनाम का सबसे बड़ा नेता और इस देश का फादर हो ची मिन खुद को महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से प्रेरित मानता था। जब वियतनाम अमेरिका से लड़ रहा था तब इंडिया ने वियतनाम का साथ दिया था, राजनीतिक तौर पर साथ खड़ा था और आज ये दोस्ती और गहरी हो चुकी है, खास करके चाइना की वजह से। चाइना साउथ चाइना सी में वियतनाम को लगातार धमकाता रहता है और इंडिया के साथ भी कुछ बॉर्डर पे चाइना के ऐसे ही हालात है, तो दोनों एक दूसरे के साथ दोस्त हैं और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। और 2025 में एक बहुत बड़ी खबर आई थी कि वियतनाम इंडिया से $700 मिलियन की ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है, यानी इंडिया की वो मशहूर मिसाइल अब वियतनाम की भी रक्षा करेगी। फिलीपींस के बाद वियतनाम ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दूसरा देश है और व्यापार 2025-26 में इंडिया और वियतनाम के बीच व्यापार $16 बिलियन से ज्यादा बढ़े हैं और दोनों ने इसे 2030 तक $25 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य भी साथ में रखा है। वियतनाम की सबसे बड़ी कंपनी यानी कि विनग्रो ग्रुप ने इंडिया के तेलंगाना में $3 बिलियन लगाया है, उसमें इन्वेस्ट किया है। और कल्चर भी वियतनाम में आज भी वही पुराना हिंदू मंदिर आपको देखने को मिलेगा, हिंदू चाम मंदिर है वहां पर, जो बताते हैं कि ये रिश्ता हजारों साल पुराना है और इंडिया के लिए वियतनाम एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक बड़ा कह सकते हैं पिलर भी बन गया। इंडिया और वियतनाम का रिश्ता बहुत पुराना है और आपको ये पता होगा कि वियतनाम जाने वाले टूरिस्टों में भारत भी बहुत भारत के जो नागरिक हैं वो भी बहुत बड़ी संख्या में वियतनाम जाते हैं, वहां पर समय बिताते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वियतनाम पर न केवल डार्क रियलिटी बल्कि उनके कल्चर, कस्टम और वो जंग की जो परछाई वो आज भी ढो रहे हैं कि किन किन देशों में सरकार अपने लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं देती। यानी कि अगर भारत में अपने सरकार के खिलाफ, अपने लीडर्स के खिलाफ कोई मीम शेयर करते हैं, कोई कुछ ऐसा लिखते हैं तो शायद आपको जेल नहीं होगी, पर वियतनाम में हो सकती है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। पुराने वीडियोस को आपने बहुत सारा प्यार दिया है, आप बता सकते हैं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। अगर आपको डार्क रियलिटीज की सीरीज में और वीडियो देखना है तो आप चाइना, जापान, सऊदी, दुबई जाकर के मेरे चैनल पे आराम से देख सकते हैं। मुझे यकीन है आपको ये बहुत पसंद आएगी। साथ ही साथ वीडियो यहाँ तक देखा है तो कमेंट कीजिए। अब तो हाइप का ऑप्शन आ गया, चैनल को हाइप कीजिए। हम अभी तक 1600-1700 सब्सक्राइबर्स पे अटके हुए हैं, 2000 करना है हमें। आपका प्यार मिला तो जल्दी से जल्दी हम 2000 हो जाएंगे। प्लीज अपना प्यार दीजिए और चैनल को खूब सारा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।